आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। आज हम एक और डिस्कशन लेके आया हूँ मैं आपको। और जैसे कि आप मेरा टाइटल देख भी रहे हैं कि जैसे मैंने लिखा हुआ है कि होम लोन लेने वालों को लाखों की चपेट लग सकती है, उससे कैसे लग सकती है और उससे बचने का क्या उपाय है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हालांकि ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है, मतलब पॉइंट ऐसा है कि जो आपको कभी नोटिस ही नहीं करोगे आप उस चीज़ को, और कभी आपने बहुत ही रेयर केस में सुना होगा। ज़रूरी नहीं है आपने सुना होगा, बहुत रेयर केस में सुना होगा। मैं आपको बताता हूँ, आप जब भी कोई होम लोन लेते हैं तो बैंक क्या करता है कि आप अगर रजिस्टर ट्रांसफ़र केस होता है और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी के लिए स्पेशल है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अंडर कंस्ट्रक्शन या रजिस्ट्री केस में ये दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गुड़गांव दिल्ली एनसीआर में है वो होम लोन अंडर कंस्ट्रक्शन रेडी टू मूव इन है और रजिस्ट्री नहीं होती है लगभग प्रोजेक्टों की, तो उनके लिए है ये। तो क्या होता है कि जब आप कोई होम लोन लेते हैं तो उसमें कंडीशन है आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सभी बैंकों की कि आपको एक रजिस्ट्री का स्टैम्प पेपर, कन्वेंस डीड का एक स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ता है और वो एज ए सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है बैंक को। बैंक ये कहता है कि आप 3 महीने के अंदर अंदर आप रजिस्ट्री करा लीजिएगा, और इस इन बिटवीन जो आपकी ईएमआई जाएगी वो प्री ईएमआई जाएगी। उस प्री ईएमआई का मतलब क्या होता है कि आपका सिर्फ जो अमाउंट आप बैंक ने दिया है आपको, उसका इंटरेस्ट लेगा, उसमें प्रिंसिपल नहीं कटेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपसे एक स्टैम्प पेपर ले लिया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और लगभग 5-6-7% पे आता है, तो 5-6 लाख रुपए का स्टैम्प पेपर आता है, वो आप एक ले लेते हैं और वो जमा हो जाता है आपका बैंक के पास। तो आप लोग निश्चित हो जाते हैं कि आपका पेमेंट जो स्टैम्प पेपर है वो बैंक के पास जमा हो गया है। और हम जब आपके पेपर ट्रांसफ़र होने में लगभग 1 से 1.5 महीना लग जाता है नॉर्मली सभी बिल्डरों का, तो 1-1.5 महीने बाद हम फिर इसकी रजिस्ट्री का प्रोसेस करेंगे। उसमें भी आपको लगभग 15-20 दिन या महीना लग जाता है, तो 2.5-3 महीने खिंच जाते हैं, और हो सकता है कभी कभी 6 महीने भी खिंच जाते हैं उस चीज़ को लेके। तो उन बिटवीन क्या होता है कि जिस स्टैम्प पेपर से जिस स्टैम्प पेपर निकलवाया है आपने किसी वेंडर से, क्योंकि कोई ब्रोकर भी बहुत ही कम रिस्क लेता है, जनरली आपको जो स्टैम्प पेपर वेंडर है वो ही निकालते हैं। क्योंकि ये केस मेरे सामने आया है तब मैं आपको इस पर डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज मैंने भी पहले नहीं सुना था ये। तो उस केस में क्या होता है, जब आपको स्टैम्प पेपर जनरेट करते हैं और उस जनरेट करने के बाद आप उसको लेके बैंक को दे देते हैं और आप निश्चिंत हो जाते हैं। बट आप उस टाइम एक गलती कर देते हैं कि जो स्टैम्प पेपर हम बनाते हैं वो वेबसाइट से बनता है, तो उसमें एक बार आपका सिर्फ 1 टाइम आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। और उसी के वजह में क्या हुआ, मेरे एक जानकार का उस वेंडर ने इन बिटवीन वो 6 महीने करीब निकल गया और उस वेंडर ने उसमें करेक्शन करके और वो स्टैम्प पेपर किसी और को दे दिया और उसके पूरे पैसे ले लिए और वो रजिस्ट्री भी हो गई। अब जब वो मेरे जो जानकार हैं वो गए अपने, जब उनका टाइम आया, ठीक है, तो याद आया उनको कि रजिस्ट्री करानी है, तो रजिस्ट्री कराने गए। जब स्टैम्प पेपर उन्होंने चेक करा तो पता चला कि वो तो यूज हो चुका है। अब उनका सारा सिस्टम हैंग, क्योंकि आपका छोटा मोटा अमाउंट तो होता नहीं है, 5-6 लाख रुपए होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने जो किया वो तहसीलदार से मिले जाके। तहसीलदार ने भी कोई जिम्मेदारी वाला वर्ड यूज नहीं किया, उसने उस वेंडर को बुलाया, उसको धमकाया, बोला भाई ठीक है दे दे, ठीक है। तो वो तब भी नहीं हुआ, उसके लिए भी उसने महीना चक्कर काटा। फिर वो एसडीएम से मिला गुड़गांव, ये गुड़गांव की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। गुड़गांव में एसडीएम से मिला, एसडीएम ने उसको बुलाया तहसीलदार को और वेंडर को भी बुलाया और कहा भाई ये क्या इशू है। बोले जी कोई नहीं, मेरे से गलती होगी, मैं इसको ठीक करके दूसरा दे देता हूँ सबको। उसके बाद भी उन्होंने 1 सप्ताह लगा दिया। बट इस पूरी कहानी में गवर्नमेंट को पता होने के बावजूद, तहसीलदार को पता, एसडीएम को पता, उसके बावजूद उस बंदे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसने दूसरा पेपर इशू कर दिया और वो फिर उसने रजिस्ट्री करा ली। चलो वो इशू कर दिया, अदरवाइज ये हो सकता था कि वो वेंडर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 महीने में एक वेंडर करोड़ रुपए के स्टैम्प पेपर निकालता है और वो इस 1 महीने, क्योंकि मैंने बताया आपको 3 महीने 4 महीने का टाइम लग जाता है उस प्रोसेस में आपको पूरा। उस 3-4 महीने में अगर उसने 1 करोड़ रुपए वाले 1 करोड़ के स्टैम्प पेपर और 2 कहा के निकल गया, फिर कौन जिम्मेदार होगा?
तो इस चीज़ के लिए आपको सिर्फ एक ही तरीका है आपको कि इसमें आप हर वीक उसको चेक करें साइट पे जाके, क्योंकि वेबसाइट होती है ई ग्राफ हरियाणा, उस पर आप जाके हर वीक आपका एक स्टैम्प नंबर होता है या GRN नंबर होता है, वो डालें, उसको चेक करें। उस स्टैम्प पेपर पे कोई भी रेड कलर की लाइन नहीं होनी चाहिए। अगर वो रेड कलर की लाइन है तो आपका पेपर यूज हो चुका है, अदरवाइज वो रेड कलर की लाइन नहीं होगी तो आपका पेपर सेफ है। तो बस यही इस वीडियो बनाने का एक मेरा मकसद था। लेकिन ये सिर्फ आपको जनरली ये जो क्वायरी होती है, जो बैंक स्टैम्प पेपर मांगता है, वो सिर्फ आपका ट्रांसफ़र केस रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में मांगता है। अंडर कंस्ट्रक्शन में कोई स्टैम्प पेपर नहीं मांगता बैंक, और रजिस्ट्री केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो साथ के साथ ही काम हो जाता है। तो बस इसी के लिए एक अवेयर करने के लिए आपको ये वीडियो बनानी है, क्योंकि ये केस मेरे सामने आया है। तो होम लोन वाले लोग काफ़ी होते हैं, तो इसलिए आप हमेशा अलर्ट रहें और अपने स्टैम्प पेपर को खुद भी केयर करें, अदरवाइज आपको काफ़ी लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। बस इसी नॉलेज के साथ एक प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका एक बार फिर से धन्यवाद है, और कृपया करके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एनी क्वायरी हो तो प्लीज़ आप मेरे को कॉल करें, व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप सबसे बेटर है, मैं रिप्लाई सबका देता हूँ, कॉल का भी रिप्लाई सबका ही दे रहा हूँ अभी तो। और कोई कमेंट करता है तो भी उसमें रिप्लाई करता हूँ मैं। और अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के माफ़ी है, क्षमा करें। लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम है मेरे सामने आती रहेंगी, या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मेरे को बताएं, मैं उसको भी हाईलाइट करूँगा, क्योंकि हाईलाइट करने से हो सकता है कि आपकी एक छोटा सा हेल्प और कई हज़ारों लोगों की हेल्प हो जाए। तो बस इसी के साथ इस वीडियो का एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।